नीतीश कुमार के महाजुटान को केजरीवाल का झटका। शिमला मीटिंग में शामिल होने के लिए रखी शर्त। कहा केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस साफ करे अपना रुख। विपक्ष की बैठक को लेकर बीजेपी ने कसा तंज। अमित शाह ने बताया फोटो सेशन। कहा 2024 में मोदी की जीत तय। विपक्ष चाहे कितना कर ले ढोंग। पटना में हुई बैठक पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। शिवसेना से किया सवाल। कहा क्या वो हो गए हैं सेकुलर। केजरीवाल और नीतीश कुमार को भी घेरा। बोले क्या है इन पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड। हम नहीं चाहते 2024 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बिहार के पटना में हुई महागठबंधन की बैठक में 15 दलों के नेता मौजूद रहे हैं और बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि 2024 का चुनाव एक साथ लड़ने पर सहमत बन गई है और अब अगली बैठक शिमला में होने वाली है और इसमें तमाम चीजें और भी साफ हो जाएंगी। विपक्षी दलों की इस बैठक में आपको बताते चले कि नियुक्तनम साझा कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई है। वहीं नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों से कहा है कि लोकतंत्र बचाना है तो साथ आना जरूरी है। वहीं राहुल गांधी ने भी विपक्ष से अपील की। उन्होंने कहा है कि साफ दिल से विपक्ष एकजुट हो, यह ना हो कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और हो जाए। नीतीश जी को कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है और बहुत सारे आंदोलन पटना से शुरू हुआ। पहले आप लोगों को मालूम है, हम कहने नहीं चाहती हूँ। इसी के लिए मैं कहा था दिल्ली में हम लोग बहुत सारे मीटिंग किया लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाला। अब पटना से शुरू करो। पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पटना में महागठबंधन की बैठक में शामिल कई दलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ओवैसी ने कहा है कि बैठक में शिवसेना है, क्या वे सेकुलर हो गए हैं। उस बैठक में दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर भाजपा का समर्थन किया था। उस बैठक में नीतीश कुमार हैं जो एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री रहे हैं। हम भी नहीं चाहते कि 2024 में देश के प्रधानमंत्री मोदी बने, लेकिन इन पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। कांग्रेस आगे रहना चाहती है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उसके बाद फिर कूद गए बीजेपी में। नहीं, देखिए हमको तो उसमें बुलाया नहीं गया है। इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि नंबर 1 बात यह है कि हम सच्चाई को बयान कर देंगे। दूसरी बात यह है कि उस मीटिंग में शिवसेना है। शिवसेना सेकुलर हो गई है क्या? उस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने तो आर्टिकल 370 के निकालने को, जो मेरी नजर में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच था, उसका सपोर्ट किया बीजेपी को। उस मीटिंग में नीतीश कुमार है जो एनडीए बीजेपी से मिलकर पहले मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने, फिर गठबंधन बनाया, उसके बाद फिर कूद गए बीजेपी में। जब गोधरा का वाकया हुआ तो नीतीश कुमार तो रेल मंत्री थे ना। जब गुजरात में जेनोसाइड और प्रोग्राम हो रहा था, जब नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ थे। आप अगर ये एजेंडा आपका है कि हम सिर्फ मोदी को हराएंगे या बीजेपी को हराएंगे, तो फिर आपका एजेंडा क्या है बताइए। चलिए, कांग्रेस पार्टी ने तो यूएपीए का जब अमेंडमेंट अमित शाह लाए थे 2019 में, उन्हें सपोर्ट किया उसको।
और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक को एक फोटो सेशन बता दिया है। शाह ने कहा है कि ये एक साथ नहीं आ सकते हैं और आ भी गए तो 2024 में मोदी जी का 300 प्लस से ज्यादा सीटें लाना तय है। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। पटना में चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमरनाथ यात्रा से पहले गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। शाह के जम्मू पहुंचने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शाह का भव्य स्वागत किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे की शुरुआत भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देकर की है। बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के प्रावधान वाले अनुच्छेद 370 के कड़े विरोधी थे। इस अनुच्छेद को अब रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के तिरुपति बालाजी मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन किया है। वहीं शाह ने यह कार्यक्रम करते हुए वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया है और राज्य की पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा है। में नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। एक जम्मू कश्मीर में सालों तक 3 परिवारों का शासन रहा, सालों तक, और धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हुआ। 42,000 लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए और ये लोग कहते हैं हमें धारा 370 संभाल के रखनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला और मुफ्ती को कि भैया ये 42,000 लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार है? शासन तो आपका ही रहा, ये 3 परिवार ने ही शासन किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर आतंकवाद पर संपूर्ण नकेल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और अगली खबर राजस्थान से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस सरकार के 2 पावर सेंटर होते हैं तो कानून व्यवस्था ऐसी ही होती है। जिस सरकार के 2 सत्ता के केंद्र होते हैं वहां सुशासन नहीं बचा। वहां पर दलित पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता है। जिस सरकार में पुलिस ही मिलकर दलित पर अत्याचार कर रही हो, उस सरकार से क्या उम्मीदें रखें कि वो सुरक्षा देगी। वहीं आपको बताते चले कि खजूरवाला में रेप के मामले पर केंद्रीय कानून मंत्री बोले हैं कि मुख्यमंत्री संवेदनशील नहीं है। किसी भी मामले में अभी तक मुख्यमंत्री का ट्वीट तक सामने निकलकर नहीं आया है। प्रदेश में दलितों के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। वहीं विपक्षी एकता पर अर्जुन मेघवाल बोले हैं कि विपक्ष एकजुट नहीं है। इसको देश और विदेश में बढ़ते प्रधानमंत्री के सम्मान से तकलीफ है। देखिए, आप अगर ये सरकार बनी थी राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, तो बनते ही 2 खेमों में बंट गई। और जब सत्ता के 2 केंद्र होते हैं तो सुशासन गायब हो जाता है और कुशासन आ जाता है। और जैसे ही बैड गवर्नेंस आता है शासन में, गवर्नेंस में,
तो दलितों पे अत्याचार बढ़ते हैं, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते हैं। मैं लंबी फेरिस्त है, जैसे थाना गाजी गैंग रेप से गिनाना शुरू करूं। अब खाजूवाला में मेरे संसदीय क्षेत्र में ही आप देखिए पुलिस के लोग भी मिले हुए हैं, और उसके बाद जनता वहां कह रही है भाई कार्रवाई करो। तो वैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं संवेदनशील हूं, इसमें ना उनका ट्वीट आया, ना वो बोले, और दलित लड़की थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसको अचेत अवस्था में फेंक दिया गया। बाद में पता चला कि अस्पताल ले जाते हैं, उसी पीरियड में सब वीडियो आ गया। अब तो डेथ हो जाती है। थाने के 2 कांस्टेबल उसमें मिले हुए थे, थाना ही मिला हुआ था, कुछ लोग तो कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता वहां बैठी है मोर्चरी के आगे। आज राष्ट्रीय महिला आयोग के लोग भी गए हैं, आने वाले समय में अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य भी जाएंगे। लेकिन जो अत्याचार, हाँ मैं भी जाऊंगा, लेकिन जो अत्याचार दलितों में बढ़ रहे हैं, और दलित इस बार कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड राजस्थान सरकार ने तोड़ दिए हैं। गांव में आज भी बिजली नहीं पहुंच रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सरकार के दावे खोखले हैं। रक्षक ही भक्षक बने जा रहे हैं। इनके दावों की कहीं ना कहीं पोल खुल रही है। सरकार के पास जब कोई बात पहुंचती है तो उनको कुर्सी बचाने और भ्रष्टाचार के अलावा कोई बात सूझती नहीं है। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक राज्यसभा सांसद की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो आप प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की स्थिति को समझ सकते हैं। आज ज्ञापन देकर असमंजस और आम जन की बात को महामहिम तक पहुंचाया गया है। प्रदेश बीजेपी आने वाले दिनों में सरकार को सड़क से सदन तक घेरने का काम करेगी। तिरपन विधायकों के और 19 सांसदों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन हमने दिया है। महामहिम को हमने कहा है कि हमने ज्ञापन में जो बिंदु उठाए हैं, जो प्रमाण दिए हैं, उस पर सरकार से टिप्पणी लें और कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि मैं उचित कार्रवाई करूंगा इसमें और टिप्पणी लूंगा, और हमने कहा कि हमारी जन भावना है, 7 करोड़ लोगों की जन भावना है। बाकी हमारे प्रवक्ता जी और अध्यक्ष जी आगे आपको राठौर साहब, अभी आपको लगता है डॉक्टर गिलोड़ी ने जिस तरीके से मुद्दे उठाए तो बीजेपी एक जाजम पर आ गई? बीजेपी शुरू से एक जाजम पर थी। आज हमने अल्प सूचना दी और आपने देख लिया 53 एमएलए और 18 विधायक सांसद, और जो नहीं आए वो हमसे पूछ के नहीं आए। कुछ कमेटियों में गए हुए थे, कुछ बीमार थे, कुछ के पास समय पर हम सूचना नहीं पहुंचा सके। बीजेपी पहले एकजुट थी, अब भी एकजुट है और एक जाजम पर है। राठौर साहब, कितने विधायक और सांसद आज आए हैं? 53। और जयपुर में हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर ने अपने ही सरकार के मंत्री प्रताप सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए संगीन आरोप लगाए हैं। दरअसल मेयर मुनेश ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने रोते हुए प्रताप सिंह और पार्षद दशरथ सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेयर ने आरोप लगाते हुए कहा है कि दोनों नेताओं ने उनकी गोद ली गई बच्ची के पिता पर दबाव बनाया। मुनेश गुर्जर ने कहा है कि अगर आपको मुझसे कोई लड़ाई लड़नी है, आमने सामने आकर मुझसे लड़ाई लड़ें। उस बच्ची को बख्श दीजिए। उस बच्ची की हालत काफी खराब है। मेयर ने कहा है कि सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मंत्री और पार्षद दलित बच्ची के पिता को डरा धमकाकर लालच देकर मेरे खिलाफ SC/ST के बयान दिलवाना चाहते हैं। आपको बताते चले कि इनकी ये साजिश पहले ही फेल हो गई। ऐसे में अब इस पूरे मामले की ओर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा से शिकायत करूंगी, उन्होंने ये कहा है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। आदिपुरुष मूवी को लेकर आगरा में अधिवक्ताओं ने काफी आक्रोश देखने को मिला है। अधिवक्ताओं ने आक्रोश जताते हुए आदिपुरुष मूवी के खिलाफ थाना न्यू आगरा में तहरीर दी है। अधिवक्ताओं ने मीडिया से बात करते हुए आदिपुरुष मूवी के जरिए हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, ये कहा है। अधिवक्ताओं ने कहा है कि इस फिल्म के जरिए हिंदुओं के महाग्रंथ का अपमान किया गया है। वही वजह है कि फिल्म के निर्माता मनोज और उसके तमाम जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर इनके खिलाफ थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है तो अधिवक्ता कोड से 156/3 के तहत मुकदमा दर्ज कराएंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि भैसाना बजाज शुगर मिल पर गन्ने के भुगतान को लेकर किसानों का पिछले 25 दिनों से धरना चल रहा है। आज भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने मिल में स्थित केन डिप्लोमेंट की तालाबंदी करते हुए जमकर हंगामा काटा है। आपको बताते चले कि भैसाना बजाज शुगर मिल पर किसानों के गन्ने का 325 करोड़ रुपए भुगतान बकाया बताया जा रहा है, जिसको लेकर किसानों का मिल परिसर के गेट पर पिछले 25 दिनों से धरना चल रहा है। गन्ने के भुगतान और गन्ने के डायवर्जन को लेकर आज मिल पर सैकड़ों किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कैन डिपार्टमेंट की तालाबंदी करते हुए जमकर हंगामा काटा है। आज आपने शुगर मिल में तालाबंदी की है, क्या है पूरा मामला? मामला गन्ना भुगतान का है, गन्ने के डाइवर्जन का है। इस फैक्ट्री में इसमें कैन डिपार्टमेंट में तालाबंदी करी, इसकी जरूरत ही नहीं है। इस पर क्या करवाना हमें, गन्ना हमें दूसरी फैक्ट्री को देना। तालाबंद हो गए, पैसे मिल जाएंगे। तालाबंद होगा, पैसे तो दूसरी मांग है, पैसे दूसरी मांग है। तालाबंद होगा, इनका काम बंद और दूसरा का काम शुरू। जब ना बुलावेंगे समिति वाले अधिकारियों को, वे बतावेंगे कहाँ की गन्ना देना हमें। अध्यक्ष जी, लगभग आपका कितना रुपए बकाया है शुगर मिल पर? 350 के करीब है, 350 करोड़ रुपए। आप कितने दिन से धरनों पर बैठे हो, अभी तक आपकी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई? 25-26 दिन हो लिया। मैं तो आज यार कुछ भी नहीं पागल बना रहे और बदनाम कर रहे गाँव में जा जाए। यहाँ का जीएम हर आदमी को, उसकी वीडियो भी है, ये बता रहा है कि हम अक्टूबर तक भुगतान कर देंगे और अक्टूबर तक का वो आज बायोडाटा दे देगा, हम घर चले जाएंगे, लिखित में दे दो और दस्तखत कर दो, 4 आदमी जिम्मेदार हो जाएंगे। बड़े छोटे आ रहे हमारे सब। अगर आपकी समस्या का आज भी समाधान नहीं होता तो आप कब तक धरने पर बैठे रहोगे? और आप जो आंदोलन विकराल रूप लेगा, समाधान होने तक हम पीछे नहीं हटने के, चाहे उनका कुछ हो जाइए। सर, ऐसा मिल पर किसान धरने में बैठे, तालाबंदी भी किया, क्या है मामला? नहीं, तालाबंदी तो नहीं करी है। उनका आज की कॉल थी, ये मीटिंग थी, धरने पे बैठे हुए हैं, ये बात सही है। और उनका चीनी मिल प्रबंधन से उनकी वार्ता हो गई है कि इस महीने में 46 करोड़ रुपए, इस महीने में रेस्ट में 46 करोड़ हो जाएगा, अगले महीने में भी इतना वो उनको पेमेंट करेंगे और वो मान गए हैं। और तालाबंदी ऐसी बात नहीं हुई है कोई, उनकी कॉल यद्यपि अवश्य थी और अब कुछ नहीं है। वहाँ बस बैठे हुए हैं। 2 तारीख को पुनः वो कॉल करेंगे, देखेंगे कि जो मिल प्रबंधन ने जो कमिटमेंट किया है वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। कितना बकाया भुगतान बचा हुआ है? लगभग इनका 350 करोड़ के आसपास है। अब रोज चीनी बिक के उसको भुगतान किया जा रहा है उनका। जिला प्रशासन द्वारा भी और डीसीओ साहब द्वारा भी लगातार हमारे द्वारा भी वो दबाव बनाया जा रहा है कि चीनी उनके पास स्टॉक में रखी है, इसको बेच के किसानों का डेली भुगतान करें। सर, क्या कारण है कि सभी शुगर मिलों ने भुगतान कर दिया बुढ़ाना? अब वो उनका वो चीनी मिल वाले बेहतर बता पाएंगे। चीनी का स्टॉक वहाँ रखा हुआ है, क्योंकि भारत सरकार प्रत्येक महीना एक चीनी का कोटा जारी करती है, उससे ज़्यादा चीनी भी नहीं बेच सकते एक साथ मार्केट में। वो थोड़ा पहले से थोड़ा इनका बकाया चल रहा है, तो इन 2 महीनों में 3 महीनों में क्लियर हो जाएगा उनका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए मोदी मित्र अभियान चलाने जा रही है। सहारनपुर में मोदी मित्र की बैठक देवबंद के कृष्णा पैलेस में हुई है, जिसमें मोदी मित्र के सर्टिफिकेट बांटे और केंद्र सरकार के लाभार्थियों से संवाद किया गया है। दरअसल मोदी मित्र वो लोग बनाए गए हैं जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भी किसी पार्टी या दल से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समाज के लोग अपनी राय या धारणा किसी ना किसी पार्टी, दल या नेता के पक्ष में रखते हैं। आपको बताते चले कि जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि अब मुफ्त का मुसलमान
समझदार हो गया है और इसके पास रोजगार है और वह चाहता है कि भारत की तरक्की में उसकी भागीदारी हो। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।